Hello everyone, and once again welcome to this session for your important MCQs for your examination. So thank you very much for the last video response. I really appreciate all of you. So just let's start the second video for with that of important questions. Okay. So the first question is, which of the following water bodies do Kretsch स्ट्रेट कनेक्ट? क्रेच स्ट्रेट कौन सी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है? क्रेच स्ट्रेट कौन सी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है? सो ब्लैक सी या एजियन सी, ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव, कैस्पियन सी, अराल सी ऑफ अजोव एंड मेडिटेरेनियन सी। तो किस सी को कनेक्ट करता है स्ट्रेट? देखो स्ट्रेट क्या होता है, तो स्ट्रेट एक ऐसा पार्ट होता है जो कि दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। पाथ विच कनेक्ट्स टू वाटर बॉडीज, दो वाटर बॉडीज को ये कनेक्ट करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्ट्रेट। ठीक है। सो स्ट्रेट, क्रेच स्ट्रेट कहाँ पे बिलोंग करता है या किसको, किन दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा ब्लैक सी एंड सी ऑफ अजोव। ओके। सो इसके साथ साथ अगर आप मैप भी देखो तो आपके लिए ज़्यादा क्लियर होंगी चीज़ें, कॉन्सेप्ट। तो दिस इज द क्रेच स्ट्रेट, आप ये देख सकते हो, दिस इज द क्रेच स्ट्रेट। ठीक है। क्रेच स्ट्रेट, यहाँ पे आप सी ऑफ अजोव देख सकते हो एंड यहाँ पर आप ब्लैक सी देख सकते हो। ब्लैक सी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे यूक्रेन है एंड यहीं पे आपको रशिया भी देखने को मिलेगा। ठीक है। सो रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था ऑब्वियसली, ये आपको पता होगा, एंड दैट्स वाई क्रेच स्ट्रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रेच स्ट्रेट के साथ साथ आपको यहाँ पे तूजला आइलैंड भी देखने को मिलेगा, देन तमन बे भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है। हेयर इज रशिया एंड हेयर यू कैन सी द क्रीमिया वाला रीजन, जिसको रशिया कवर करके रखता है, रशिया कैप्चर करके रखता है, क्रेमिया वाला रीजन। ठीक है। सो ये इसके बीच में है क्या, तो इसके बीच में आपको देखने को मिलेगा क्रेच स्ट्रेट। सो क्रेमिया के ऊपर आपको यूक्रेन देखने को मिल रहा है, तो इसे ध्यान से देखिएगा और ध्यान से इसे पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ द एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी किस से रिलेटेड है, किस ऑर्गेनाइजेशन से ये टर्म रिलेटेड है? एंड द स्टैंड बाय अरेंजमेंट्स, ये दोनों टर्म्स किस से रिलेटेड हैं? तो हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो कि फंडिंग किया करते हैं, जो कि फंडिंग करने का काम करते हैं, एंड उन्हीं में से एक ऑर्गेनाइजेशन है आईएमएफ, जिसको हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। सो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से ही ये दोनों टर्म रिलेटेड है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी एंड स्टैंड बाय अरेंजमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर एक एग्जामिनेशन में पूछता है। ये जितने टर्म्स है ये आपको हर एक एग्जामिनेशन में पूछते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ यहाँ पे आपको क्या करना है, तो इंडिया के साथ साथ जिस जिस कंट्री की बाउंड्रीज लगती है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना है, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब पहले बड़ा, देन उससे छोटा, देन उससे छोटा, तो आप बड़े से छोटा को लगाओगे। ठीक है। बड़े से छोटे को आप यहाँ पे अरेंज करोगे। सो अगर आप यहाँ सारे ऑप्शंस में देखो तो मैं आपको पहले एक बार डिस्टेंस क्लियर बता देती हूँ कि इसकी डिस्टेंस कितनी है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप अफगानिस्तान की डिस्टेंस देखोगे तो अफगानिस्तान का बॉर्डर सिर्फ 106 किलोमीटर्स तक लगता है इंडिया के साथ। देन पाकिस्तान, पाकिस्तान का बॉर्डर 3323 किलोमीटर्स तक लगता है। बांग्लादेश, बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो 4097 किलोमीटर्स तक फैला हुआ है। चाइना, चाइना और इंडिया बॉर्डर शेयर करते हैं 3488 किलोमीटर्स का। और लास्ट वन इज म्यांमार, म्यांमार बॉर्डर शेयर करता है 1643 किलोमीटर्स का। तो ये आपको सारे के सारे मिल गए कंट्रीज के बॉर्डर्स। अब मुझे देख के बताओ, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले किस के साथ हम सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करते हैं? वो है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के ऑप्शन में फर्स्ट में है, बी ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सो सी और डी में से एक
आंसर होगा हमारा, ठीक है। सो बांग्लादेश यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। देन नेक्स्ट ऑप्शन इज फोर्थ चाइना, चाइना एंड हेयर द नेक्स्ट ऑप्शन इज पाकिस्तान। पाकिस्तान और चाइना में से अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा बाउंड्री हम चाइना के साथ शेयर करते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, डी भी आंसर नहीं होगा। सो इस तरीके से आप क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो अपने एग्जामिनेशन में भी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको सजाना है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था, 1942 में हुए थे। आईएनए ट्रायल्स कब हुए थे, 1945 में। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर आईएनए ट्रायल्स हुए थे। देन रिन म्यूटनी, जिसे हम रिन रिवोल्ट भी कहते हैं, रिन रिवोल्ट भी कहते हैं हम इसे, तो ये कब हुआ था, 1946 में। एंड दिस इज द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया इन इंडिया। ब्रिटिश एम्पायर की आखिरी जो रिवोल्ट हुआ था वो था रिन म्यूटनी, रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटनी। एंड कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था, 1946 में ही आया था। अब देखो प्रॉब्लम क्या हो गई, ये भी 1946 में है, ये भी 1946 में है। सो विच एवर इज द अर्लियर, डोंट टेक टेंशन, जस्ट अरेंज द थिंग्स इन द ऑर्डर्स। सो सबसे पहले आते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट पे। सो क्विट इंडिया मूवमेंट पहले आया था तो सी इज नॉट योर ऑप्शन। देन उसके बाद 2 है या 4 है, 4 देखो 1946। कैबिनेट मिशन प्लान बाद में आया था, लास्ट में आया था, कैबिनेट मिशन प्लान पहले तो नहीं आया था, तो इसीलिए इसको काट दो, है ना। बी इज ऑल्सो नॉट योर ऑप्शन। देन आपके पास बचा सेकेंड और सेकेंड, 2 ऑप्शंस बच रहे हैं आपके पास, ए और डी। अब ए और डी में से कौन सा सही है, रिन म्यूटनी पहले हुआ था या कैबिनेट मिशन प्लान पहले आया था। तो यहाँ पर आपका जो रिन म्यूटनी है वो पहले हुआ था, क्योंकि जब इंडियन नेवी ने रिवोल्ट कर दिया तो ब्रिटिश एम्पायर को ऐसा लगने लगा कि अब हम इंडिया पे रूल नहीं कर सकते हैं, अब हमें इंडिया से बैकआउट करना ही पड़ेगा। सो इसीलिए इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने RIN या रॉयल इंडियन नेवी के रिवोल्ट को देखते हुए इंडिया में कैबिनेट मिशन प्लान भेजा, जिसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की हमें परमिशन दी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की हमें परमिशन दी, किसने, कैबिनेट मिशन प्लान ने। तो ये आपके बाद में हुए थे एंड पहले ये हुआ था। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, 1, 2 एंड 3। ओके, नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन है दैट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है कहाँ पे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, ठीक है। सो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपकी उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ठीक है। और इसे कब बनाया गया था, तो इसे 1970 में बनाया गया था। और सबसे पहले 1936 में इसे हम हेले नेशनल पार्क भी कहते थे, हेले नेशनल पार्क भी कहते थे, जिसका नाम चेंज करके जिम कॉर्बेट कर दिया गया बाद में, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, हेले नेशनल पार्क किसका पुराना नाम है, तो हेले नेशनल पार्क इसी का पुराना नाम है, ठीक है। एंड प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर को कंजर्व करने का जो प्रोजेक्ट है 1973 में, वो भी यहीं से स्टार्ट हुआ था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही स्टार्ट हुआ था, ठीक है। देन फर्स्ट क्वेश्चन इज रामगंगा रिवर फ्लोज थ्रू दिस पार्क। ओके, द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहला नेशनल पार्क है एंड इट इज डेजिग्नेटेड एज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होता है, तो कोई भी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की जो चीज़ें होती है ना, उसको यूनेस्को अपना एक टैग देता है यूनेस्को हेरिटेज साइट का, ताकि हम उसे प्रिजर्व कर सके। सो क्या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है, नहीं, ये एक यूनेस्को हेरिटेज साइट नहीं है। सो थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। थर्ड किस में है, इसमें है, इसमें है, इसमें है। सो आपको इजीली आंसर मिल गया, दिस इज द करेक्ट आंसर। सो रामगंगा रिवर यहीं से बहती है एंड ये पहला नेशनल पार्क है पूरे इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया 1936 में ये बना था एंड ये इंडिपेंडेंस के पहले बनाया गया था। सो ऑब्वियसली ये पहला नेशनल पार्क है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इसमें से आपको न्यूलिथिक साइट्स फाउंड आउट करने हैं। देखो यहाँ पे एक वर्ड है जो कि है न्यूलिथिक। ठीक है, न्यू का मतलब क्या होता है? न्यू का मतलब होता है न्यू, और लिथिक का मतलब क्या होता है? स्टोन। सो न्यू स्टोन एज आ गया था यहाँ पे। यहाँ पे लोग क्या हो रहे थे? तो यहाँ पे फायर डिस्कवर्ड हो चुका था, फायर की डिस्कवरी हो चुकी थी यहाँ पर। यहाँ पर व्हील की डिस्कवरी हो चुकी थी, लोग व्हील बनाना सीख गए थे जिससे गाड़ियाँ बनाते रहे थे। देन यहाँ पे ह्यूमंस सेटल्ड हो चुके थे, यहाँ पे जो ह्यूमंस है वो सेटल्ड हो चुके थे। अब पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा न्योलिथिक साइट है? तो द करेक्ट आंसर इज ऑल 5। तीनों के तीनों एक न्योलिथिक साइट है। बूजाहोम, गुफकराल, ब्रह्मगिरी, चिरांद एंड कोल्डीवा। कोल्डीवा कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है, इसे याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से राइस के एविडेंस मिले हैं हमें। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मैप में, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा गुफकराल, ये कहाँ है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है। बूरजा होम कहाँ है? तो बूरजा होम भी जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, देन नीचे देखिए चिरांद, चिरांद कहाँ है? तो ये बिहार में है। ठीक है, चिरांद बिहार में है। देन उसके बाद आता है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी कहाँ है? तो ब्रह्मगिरी आपके कर्नाटका में देखने को मिल रहा है हमें। दिस इज ब्रह्मगिरी, ये हमें कर्नाटका में देखने को मिल रहा है। सो दीज आर सम ऑफ द साइट्स ऑफ द न्योलिथिक एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to Delhi Sultanate, which of the following statements are correct? So first question is Ikta land was directly under the control of the sultans. इकता लैंड जो होता था वो सुल्तान के अंडर आता था। ओके, देन अरीज़े मामलिक हेडेड द रेवेन्यू डिपार्टमेंट इन द एडमिनिस्ट्रेशन। अरीज़े मामलिक क्या करता था? तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को हेड करता था। क्या ये स्टेटमेंट सही है? देन नेक्स्ट is Muhammad bin Tughlaq gave Takkavi loans to farmer for cultivation. मोहम्मद बिन तुगलक ने तक्कावी लोन्स को स्टार्ट किया था कल्टीवेशन करने के लिए, या फार्मर्स को लोन देता था ताकि वो कल्टीवेशन कर सके। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हेयर? तो इसे याद रखिएगा। द करेक्ट आंसर इज one is not correct, second is also not correct, and third one is correct. So the correct answer is A only, right? Ikta system is not controlled by the sultan, बल्कि यहाँ पे जो खलीसा लैंड होता था, खलीसा लैंड, that is controlled by the sultans and not इक्ता लैंड। देन मोहम्मद बिन तुगलक ने तकावी स्टार्ट करी थी। यस, दिस इज वेरी 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 करेक्ट, तकावी लोन्स इन्होंने स्टार्ट करी थी। अरीज़े मामलिक इज हेडेड द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। नहीं, ये मिलिट्री डिपार्टमेंट हेड करता था, ना कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो ये सारे ना छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे हर एक वन डे एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following national park one has 4 feline species of big cat like tiger, leopard, snow leopard and clouded leopard? तो इन सारे को आप कहाँ देख सकते हो? देखो, काजीरंगा आसाम में है, नामदप्पा अरुणाचल में है, ठीक है, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में हमें देखने को मिलता है, ठीक है, एंड देन पेरियार नेशनल पार्क इज इन केरला। अब यहाँ पे एक बात हो रही है स्नो लेपर्ड की, मुझे बाकियों का नहीं पता, मुझे पता है स्नो लेपर्ड की बात हो रही है। अब मुझे ये बताओ इनमें से कहाँ पे स्नो गिरते होंगे, या जहाँ पे आपको माउंटेनियस एरियाज देखने को मिलता होगा? सो ये सारे आपको देखने को मिलेंगे एक ही जगह, दैट इज नामदप्पा नेशनल पार्क, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आप इस तरीके से थोड़ी सी ज्योग्राफी समझ के आप सारे के सारे आंसर्स को कर सकते हो। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव टू द नेक्स्ट। Consider the following statements. The Tropic of Cancer passes through 8 states in India. The Western Ghats passes through 6 states in India. And the Standard Meridian passes through 5 states in India. How many statements are correct here? So the correct answer for this question is all the 3 statements are correct here.
ठीक है। सो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन की बात करते हैं, कौन कौन से स्टेट से ये पास होती है। सबसे पहले तो यूपी, देन ये मध्य प्रदेश से पास होती है, देन छत्तीसगढ़ से पास होती है, देन उड़ीसा से पास होती है, एंड लास्ट स्टेट इज ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ये 5 स्टेट से हमारी इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पास होती है। उसके बाद आता है हमारा वेस्टर्न घाट्स का रीजन। वेस्टर्न घाट्स कितने स्टेट से पास होती है? सो वेस्टर्न घाट्स 6 स्टेट से पास होती है, ठीक है। कौन कौन सा स्टेट है वो? तो वो है सबसे पहले गुजरात का स्टेट, इसको लिखते जाइएगा, गुजरात का स्टेट, देन महाराष्ट्र, देन गोवा, देन कर्नाटका, देन केरला, एंड लास्ट वन इज ऑफ तमिलनाडु। सो ये 6 स्टेट्स हैं जिससे हमारी वेस्टर्न घाट्स पास होती हैं, राइट। एंड लास्ट वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होती है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 6 स्टेट्स, सॉरी 8 स्टेट्स इन इंडिया। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किससे पास होती है? 8 स्टेट से पास होती है। कौन कौन सी 8 स्टेट्स हैं वो? तो वो हैं गुजरात, राजस्थान, देन मध्य प्रदेश, देन हमारा आता है छत्तीसगढ़, देन झारखंड, देन वेस्ट बंगाल, देन त्रिपुरा, एंड लास्ट वन इज ऑफ मिजोरम। सो इन सारे 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। सो इसको ध्यान में रखिएगा, दीज आर द आंसर्स हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट आकाश तीर। व्हाट इज प्रोजेक्ट आकाश तीर? सो अगर रिसेंटली आपने न्यूज़ में सुना होगा, सो इट इज़ एन ऑटोमेटिंग एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग प्रोसेसेस, ठीक है। आकाश तीर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि एयर डिफेंस कंट्रोल करता है और प्रोसेसेस को, इस पूरे एयर डिफेंस में क्या प्रोसेसेस हुए हैं इसको रिपोर्ट करने का काम करता है। The next question is the directive principle of state policy that deals with separation of judiciary from executive। देखो सारे आर्टिकल्स को याद करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जिसको आप याद कर सकते हो। सेपरेशन का मतलब क्या होता है? सेपरेशन का मतलब होता है डिवीजन बिटवीन द टू, दो के बीच में डिवीजन। तो आप क्या करते हो? 50-50 डिवाइड करते हो। तो ऐसे ही याद रखना, आर्टिकल 50 किससे रिलेटेड है? तो आर्टिकल 50 रिलेटेड है आपके जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के डिवीजन के बीच में और सेपरेशन के बीच में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये हमारे इंडिया का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Thank you so much for this. I hope you enjoyed the session and I hope you enjoyed all the questions today. Thank you very much.